तो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये इस चैप्टर में हम लोग हम उन मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे जो परमानेंट है। ठीक है, आपके पास भी कहीं ना कहीं घर में कोई मैग्नेट होगा ही। ठीक है, तो मैं छोटा था तो काफ़ी मुझे मैग्नेट अच्छे लगते थे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये आयरन नेल्स को या एक दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, अगर दो मैग्नेट्स को आप पास में रखते हो, ठीक है, तो कभी अट्रैक्ट करता है, अगर ये अट्रैक्ट करे तो इसको उलट के रखने पर ये रिपेल करता है। ठीक है, इससे पता चलता है इसमें दो तरह के पोल्स हैं। ठीक है, जिनको हम नॉर्थ साउथ कहते हैं। अगर आपने नॉर्थ और नॉर्थ पोल को सामने रखा है, ठीक है, तो इसमें रिपल्सन होता है, ये रिपेल होता है। ठीक है, एक और खासियत है कि मैग्नेट को हम ऐसे किसी स्ट्रिंग में लटका देते हैं अगर, ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएगा, हमेशा नॉर्थ साउथ में पॉइंट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक्चुअली सबसे पहले ये जो डिस्कवर हुआ था वो ग्रीस में एक जगह है, उसका नाम है मैग्नीसिया। आपके बुक में होगा, ये 600 BC में मैग्नीसिया ग्रीस में एक जगह है। ठीक है, जब वहाँ पर ये पहली बार देखा गया था, वहाँ पे जो शेफर्ड होते थे शायद वो कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट्स को वो अट्रैक्ट करता था। कुछ पत्थर ऐसे होते थे, ठीक है, जिन पत्थरों में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती थी, और उस प्रॉपर्टी की वजह से वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि दूसरे स्टोन्स के छोटे टुकड़ों को भी वो अट्रैक्ट करता था। ठीक है, तो ये खास तरह की जो प्रॉपर्टी होने की वजह से इसका नाम उन्होंने लोड स्टोन रखा था। लोड स्टोन मतलब लोड स्टोन का मतलब ये कि ये इसमें कोई खींचने की शक्ति है, खिंचाव है। लोड मतलब भार होता है ना, वेट। ठीक है, किसी चीज़ का। तो ऐसा लगता है कि अगर आप वहाँ पर किसी आयरन या किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो ज़्यादा भारी मालूम होता था, बिकॉज कि नीचे से वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा होता था। तो इस वजह से इसका नाम लोड स्टोन रख दिया गया था। इसके बारे में आपके बुक में स्टार्टिंग में कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद ये हिस्ट्री में और कोई इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, जो इतना पुराना हो। इंडियन लोगों ने भी कब मैंने डिस्कवर किया ऐसा कुछ किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेट जो ग्रीस के लोगों ने डिस्कवर किया था। ज़्यादातर अगर देखें तो ग्रीस के लोगों ने बहुत सारा मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और फिजिकल साइंस में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है अगर एंशिएंट लेवल पे देखें तो। इसके बाद चाइनीज़ लोग पहले ऐसे थे जिन्होंने इसको टेक्नोलॉजी में यूज़ किया। ठीक है, जो कि चाइनीज़ टेक्स्ट हैं 400 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 ईयर्स पहले। ठीक है, वहाँ पर इसको नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब ये जो लोग थे वो जान चुके थे, चाइनीज लोग ये जान चुके थे कि अगर एक मैग्नेट को आप इसे फ्रीली हैंग कर देंगे तो नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, मैं एक बात और आपको अच्छा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं तब। तो चाइनीज लोगों के ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है जो कि 400 BC। ठीक है, हमारे यहाँ रिटन टेक्स्ट में तो नहीं मिलेगा शायद। ऋग्वेदाज वगैरह तो सबसे पुराने टेक्स्ट हैं इंडिया में कहे जाते हैं, लेकिन उसमें भी शायद मैग्नेट के बारे में कुछ है नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैंने तो नहीं सुना है कोई। तो आपके बुक में बताया हुआ कि चाइनीज लोग जो थे इन्होंने इसको, ये जो सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन होता है, यानी कि हम नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस मैग्नेट। ठीक है, या लोड स्टोन। अब चाइनीज लोग पता नहीं इसको क्या कहते थे। ठीक है, गोबी डेजर्ट को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, ये लोग यूज़ करते थे। कारवांस उनको करते हैं जब बड़े काफ़ी सारे ऊँट होते हैं, कैमल्स, तो उनको लेके जाना होता है। और डेजर्ट काफ़ी बड़ा होता है जिसमें कि आप लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे इनको काफ़ी सहूलियत होती थी, चूँकि ये उनके पास एक नेविगेशन का टूल होता था। आज हमारे पास GPS सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें कि हम लोग
मोबाइल में ही देख सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं और आपको कहाँ जाना है यूजिंग गूगल मैप्स। गूगल कंपनी ने ये इसको कॉमन पर्पस के लिए पब्लिक में लाया, ठीक है। नहीं तो ये जीपीएस सिस्टम जो था पहले गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट एजेंसीज जो थी बहुत कॉस्टली हुआ करता था, वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है, फॉर नेविगेशन, ठीक है। या फिर जो जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, इनके पास ही सिस्टम होता था, लेकिन गूगल की वजह से अब ये सिस्टम कोई भी कॉमन पर्सन यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो जीपीएस के लिए स्पेशल काइंड ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं जो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं, हमारा मोबाइल इंटरनेट से भी कनेक्ट होता है और जीपीएस से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। आप फ़ोन में ऑप्शन होता है उसके लिए। अच्छा, इसके बारे में एक और बात बताई गई है कि कुछ इंजीनियर्स थे, ठीक है, उस ज़माने में उनको क्या कहा जाता था, कुछ क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे जो कि चाइनीज़ एम्पायर हुआंग-ती के समय में, हुआंग-ती जो थे एम्पायर, उनके समय में कुछ क्राफ्ट्समैन होते थे जो मैग्नेट बनाते थे, ठीक है। चाइनीज़ लोग ये जानते थे कि मैग्नेट्स कैन अकर नेचुरली, लोड स्टोन जो नेचुरली अकर करता है, लेकिन चाइनीज़ लोग इससे भी थोड़ा डीपर बात को समझ चुके थे। वो जानते थे कि मैग्नेट हम कैसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं, कि नॉर्मल लोहे के टुकड़े को, मतलब मैग्नेट जिस मेटल को अट्रैक्ट करता है लाइक आयरन, ठीक है, उस मेटल को हम लोग मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, लाइक कॉपर, एल्युमिनियम की तो डिस्कवरी नहीं हुई थी, एल्युमिनियम तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो एल्युमिनियम के बारे में नहीं बोले। हाँ, यानी कॉपर बहुत पहले डिस्कवर हो गया था, ठीक है। सबसे लास्ट में जाके आयरन डिस्कवर हुआ और उसके बाद में एल्युमिनियम तो बहुत बाद में हुआ है, और वो एल्युमिनियम के बहुत बाद में फिर प्लेटिनम की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। तो कॉपर बहुत पहले हो चुका था, और जो आप देख सकते हैं कॉपर आज बहुत उतना यूज नहीं कंपेयर टू आयरन, स्टील का ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यूज होता है, कॉपर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉपर पहले डिस्कवर हो गया था, इसलिए फिर उसके बाद आपने सुना होगा ब्रोंज एज सिविलाइजेशन हुआ करता था, ठीक है। तो आयरन एज काफ़ी बाद में आया था। तो वहाँ पर जो क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने क्या किया, इस गुण को यूटिलाइज किया कि जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ में ही अलाइन होता है फ्रीली हैंग करने पर। इसके लिए उन्होंने एक चैरियट बनाया था। चैरियट जो होता है वो आपके बुक में पेज नंबर 174 पे बना हुआ है। उस चैरियट के आगे क्या था कि एक पपेट जैसा लगा हुआ था, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे यहाँ पर चैरियट बना हुआ है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये चैरियट बना हुआ है, और इसमें एक आदमी खड़ा जो यहाँ पर आसानी से घूम सकता है, वो नीचे में ऐसे लगा हुआ है जहाँ पर ये घूमता है, ठीक है। तो ये फ्री है, ऐसे हाथ लगा हुआ होता है। जब आप इसके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा होता है, और इसकी वजह से इसका हाथ जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता था। अब इसमें तो वो देखना पड़ेगा कि किधर की तरफ पॉइंट करता था। मान लेते हैं कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता होगा, तो उसके साथ जो ट्रुप उसके साथ जो चल रहा था वो जान जाता था कि एक्चुअली हमें जाना किधर है, ठीक है। मतलब अगर मौसम खराब है, ठीक है, खुले मैदान में जब मौसम खराब होता है, काफ़ी कोहरा होता है, ठीक है, जब आगे आगे का दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो उस केस में इसको फॉलो करते हुए हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अभी भी होता है ऐसा ना कि ट्रेन कैंसिल हो जाती है, जब ठंड बढ़ जाती है तो ट्रेनें कैंसिल कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देता ड्राइवर को, सिग्नल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम दूर तक का देख नहीं पाते। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कोई नेविगेशन सिस्टम है जो मैग्नेट हमेशा उधर आप जिधर जाना चाहते हैं, या जिधर मान लेते हैं कि आप ईस्ट में ही जाना चाहते हैं, तो वो हाथ के हमेशा उधर की तरफ, या उसको ऐसा सेट कर देंगे, ठीक है, उस मशीन को अंदर में मैग्नेट का पोजीशन चेंज करके इस तरीके से सेट कर दिया जाएगा कि जिधर जाना है उधर की तरफ वो हाथ हमेशा पॉइंट करता रहेगा, और इस तरीके से आप खराब मौसम में भी वहाँ जा पाएंगे, ठीक है। तो अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी इज क्रेडिटेड टू ऑरेस्टेड, एम्पियर एंड बायोट सेवर्ट। तो हमने ये भी पढ़ा है कि पिछले क्लासेस में कि कैसे ऑरेस्टेड ने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर कर लिया कि इवन करेंट, ठीक है, करेंट इन ए वायर कैन प्रोड्यूस अ प्रॉपर्टी लाइक मैग्नेट।
ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नेट ही नेचुरली अकर करता है, हम मैग्नेट को आर्टिफिशियली बना सकते हैं। चाइनीज लोगों ने एक आर्टिफिशियल, जो क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, चाइनीज क्राफ्ट्समैन एक तरह के इंजीनियर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा क्या कि अगर आपके पास कोई आयरन का, एक नॉर्मल आयरन का रॉड है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इस आयरन को, ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इस रॉड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखना होता है, ठीक है। और इसके डिटेल्स आपके बुक में होने चाहिए शायद, ठीक है। जो भी हो, इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखने पर इसको एक बहुत हैवी हथौड़े से इस रॉड को पीटते थे, स्ट्राइक करते थे इस पे, ठीक है। और ये काफ़ी समय तक चलता था, इसको कम से कम 10 दिन 15 दिन 1 महीना इसको मारते रहते थे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या पाते थे कि काफ़ी समय के बाद ये जो रॉड है, जो कि नॉन मैग्नेटिक था, मतलब मैग्नेटाइज नहीं था, नॉन मैग्नेटिक नहीं बोलना चाहिए, मैग्नेटाइज नहीं था, अब ये इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आनी शुरू होती है, ठीक है। तो उनको पता चल चुका था कि अगर किसी आयरन के पीस पर अगर जोर जोर से आप स्ट्राइक करते हैं तो हम उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मेथड था। बाद में फिर जो 19वीं सेंचुरी की बात है, जब ऑरेस्टेड ने देखा गया कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, फिर बाद के लोगों ने क्या किया कि कॉइल बनाया और उस कॉइल में करंट दिया गया और इसके अंदर में एक आयरन की रॉड रख दी गई। आयरन का ये जो रॉड है, जब इसके अंदर रखा हुआ है तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन जब आप इस करंट को ऑफ कर देते हैं, देन आफ्टर दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन जो इसका होता है, वो जो इसमें प्रॉपर्टी आती है मैग्नेट वाली, वो प्रॉपर्टी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी बची रह जाती है। मतलब ऐसा है कि अगर आप इसमें करंट देंगे तो मैग्नेटाइज होगा, करंट ऑफ करेंगे तो मैग्नेट खत्म, ठीक है। लेकिन हम अगर इसको क्लोजली देखें तो ये छोटे मोटे आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, मतलब ये जो रॉड है एक परमानेंट मैग्नेट में बदल जाता है। तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से सॉरी, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अगर वो मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस खत्म होने के बाद भी कुछ प्रॉपर्टी रिटेन कर लेता है, इसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं। रिटेंटिविटी, तो रिटेंटिविटी को यूज करके हम लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे मटेरियल्स डेवलप किए, ठीक है, जिसकी रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा हो, मतलब करंट देने के बाद एक बार मैग्नेट बना तो फिर वो मैग्नेट ही बन के रह गया, उसकी रिटेंटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। तो स्टील जो है वो कंपेयर टू आयरन ज़्यादा रिटेंटिविटी रखता है, ठीक है। तो अगर आपको आयरन बेस्ड मैग्नेट बनाना है, ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन यानी प्योर आयरन से नहीं बनाएंगे हम स्टील का यूज़ करेंगे। स्टील बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आयरन में कार्बन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, कार्बन को ऐड कर दिया जाता है। लाइक ग्रेफाइट है, उसको हम ऐड कर सकते हैं, या जो कोल होता है उसके कुछ कोक को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोक इज ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो उसको बहुत ही कम परसेंटेज में डाला जाता है। जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं आयरन के एटम्स के बीच में, वहाँ पर वो चले जाके फिक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से आयरन में हार्डनेस आ जाता है, सॉफ्ट नहीं रह जाता। आयरन जो है वो, आयरन इज सॉफ्ट, ठीक है, डक्टाइल, लेकिन स्टील जो होता है वो उतना डक्टाइल नहीं होता, ठीक है, उतना मैलिएबल नहीं होता और उसमें ब्रिटल वाली प्रॉपर्टी जो है ना, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। तो स्टील ब्रिटल होता है, बट आयरन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ऐसा नहीं कि स्टील कम्प्लीटली ब्रिटल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टील की भी शीट्स आती हैं, ठीक है। तो इन लोगों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, एम्पियर, बायोट सेवर्ट और स्टेट, ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे भी मिलता रहेगा। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। इन द प्रेजेंट चैप्टर वी टेक ए लुक एट मैग्नेटिज्म एज ए सब्जेक्ट इन इट्स ओन राइट। पहले हमने क्या देखा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, हम वो कितना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसकी वजह से फोर्स कितना लगता है, उन चीज़ों के बारे में हम कंसर्न थे। अब हम इस चैप्टर में क्या करें कि जो परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्यों है, कहाँ से आ रही है,
या फिर अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट, ठीक है, हमारा अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह ही है। तो आखिर हमारे अर्थ में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही, आखिर जो लोड स्टोन था वो मैग्नेट क्यों है, ठीक है, नॉर्मल आयरन क्यों मैग्नेट नहीं है। या फिर आयरन को हम अगर जब मारते थे, चाइनीज लोग पीटते थे, ठीक है, स्ट्राइक करके आयरन को, और वो जो क्राफ्ट्समैन थे वो नॉर्मल लोहे को कन्वर्ट कर देते थे मैग्नेट में। आप भी ऐसा कर सकते हैं, एक लोहे की कील लेनी है और उस पर बहुत बड़ा हथौड़ी से मारना है, ठीक है, कील को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखना है और उसको खूब मारना है। ऐसा हो सकता है, चांस है, ऐसा कोई कन्फर्मिटी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन शायद वो मैग्नेटाइज हो जाता है, कभी कभी मैग्नेट हो जाता है और उसको फिर आप मारोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली भी जाती है, ठीक है। या और एक चीज़ और है कि आपके पास अगर एक मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, और आपके पास ये एक नॉर्मल सा आयरन का रॉड है, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे उठा करके इस तरीके से घुमा के रखना है आपको। पहले ऐसे रखना है, फिर इसको ऐसे घुमाते हुए ऐसे ला करके ऐसे रखना है, ठीक है। आप इसको ऐसे करेंगे 100 बार 200 बार ऐसे करते रहेंगे इस रॉड के साथ, तो वो जो आयरन का रॉड है उसमें कुछ कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। आयरन से अच्छा हो कि आप स्टील ले लें, ठीक है, या आप चाहें तो वो सिलाई वाली जो सुई होती है, ठीक है, वो स्टील की होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी ब्रिटल है। आपने देखा होगा सुई जो होती है बीच से टूट जाती है, लोहे के तार की तरह नहीं होता, इट इज़ वेरी वेरी ब्रिटल, बिकॉज उसको हार्ड बनाना होता है, ठीक है, उसको पॉइंटेड बनाना होता है, इसके लिए हमें हार्डनेस के लिए उसमें कार्बन और अदर इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो हम कुछ एक नॉर्मल जो फीचर्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं, बुक में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, इस पॉइंट को पहले डिस्कस किया जाए, ठीक है। चूंकि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में चला जाता है, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट द फील्ड गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर में क्या होता है, यहां से ये अंदर जाता है ऐसे, ठीक है, अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ है, बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है वो याद रखना है आपको कि नॉर्थ से बाहर निकलता है, और ये एक कन्वेंशन है जो डेवलप किया गया था, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको हैंग करते हैं ऐसे किसी पतले से धागे से जो कि आसानी से घूम जाए इस पे, जब आप इसको हैंग करते हैं तो नॉर्थ पोल जो है वो एक्चुअली ये नॉर्थ डायरेक्शन है और इधर है साउथ डायरेक्शन। साउथ पोल साउथ की तरफ रहता है और नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ रहता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर हम लोग एक बार मैग्नेट लेकर के आते हैं यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ वाला लाते हैं, तो एक्चुअली ये इसको रिपेल करता और ये ऐसे घूम के उलट जाता, नॉर्थ वाला इधर साउथ आ जाता और साउथ वाला के बदले नॉर्थ आ जाता, ये ऐसे लटका हुआ नहीं, ये ऐसे घूम के उधर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब ये एक एक्सटर्नल मैग्नेट ला रहे हैं विच इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द फील्ड ऑफ द होल अर्थ, हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत वीक है, कितना है क्या है इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जो मैग्नेट हम ला रहे हैं इट इज़ वेरी क्लोज टू दिस मैग्नेट, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द फील्ड ऑफ द होल अर्थ, और उसकी वजह से ये इसको इन्फ्लुएंस करता है और नॉर्थ पोल को रिपेल करके उधर भेज देता है, साउथ इधर आ जाता है। यानी कि इतनी बात तो समझ में आ चुकी कि साउथ पोल जब वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट रहेगा, ठीक है, साउथ नॉर्थ की तरफ जाना चाहता है, नॉर्थ साउथ की तरफ जाना चाहता है, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये अर्थ है, हमारा अर्थ है पूरा, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें मैं जो है मैं आपको बता दूं पहले अर्थ के बारे में, कि कुछ एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये सन है और इसके चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, ठीक है, अर्थ घूम रहा है। तो ये जो प्लेन बनता है, दिस प्लेन इज कॉल्ड
एक्लिप्टिक प्लेन इसको कहते हैं, एक्लिप्टिक प्लेन, या जो कर सोलर सिस्टम का जो प्लेन है, ठीक है, मुझे ये नाम अभी याद आ रहा है, शायद यही नाम है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम का जो प्लेन, जिस प्लेन में अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, वो ये प्लेन है, ठीक है। तो अर्थ का जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, वो बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर नहीं है। एक्चुअली अर्थ जो है वो इस ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, कुछ सर्टेन डिग्री पर ये झुका हुआ है, ओके। आप चेक करके बता सकते हो, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि ये कितने डिग्री पर ये झुका हुआ है, ओके। ये आपको थीटा बताना है कि कितने डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। हम आने वाले क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो आपको बताना है कि हमारा जो अर्थ है वो जो सन और अर्थ जिस प्लेन में घूम रहे हैं, ठीक है, उस प्लेन से कितना डिग्री एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो झुका हुआ है। और इस झुकाव की वजह से जो सर्टेन एंगल से घूमा हुआ, मतलब अर्थ जो है ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं घूमता, किसी एंगल पे ऐसे घूमता है, ठीक है, ओके। सो अर्थ जो है वो कुछ ऐसे घूम रहा है, ना कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इसी वजह से हमारे अर्थ पर क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। आधे अर्थ पर अगर समर का है मौसम, तो आधे अर्थ पर अगर नॉर्थ क्या कहते हैं उसको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर विंटर है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर का होगा एक सीजन। पूरे अर्थ पर एक साथ समर या विंटर नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर अभी समर का मौसम चल रहा है तो पूरी दुनिया में समर चल रहा है, ऐसा नहीं है। दुनिया के जो दूसरे हिस्से हैं वहां पर विंटर होता है। तो साउदर्न में अगर समर है तो नॉर्दर्न में विंटर होगा, और नॉर्दर्न में अगर विंटर है तो साउदर्न में समर होगा, ठीक है। तो ये झुका हुआ है। तो मैं पहले ये वर्टिकल प्लेन बना रहा हूँ, यहाँ से जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन झुका हुआ है, इसके अबाउट अर्थ घूमता है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और ये पोल होता है साउथ पोल, ठीक है। जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है। अब इसके बाद अर्थ इज ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो अर्थ एक मैग्नेट तो है, तो उस मैग्नेट के भी पोल्स होंगे, ठीक है। तो एक पोल जो है वो नॉर्थ के पास में पड़ता है, ठीक है, उसको मैं नॉर्थ पोल कर देता हूँ, और एक पोल जो है साउथ के पास में पड़ता है, ठीक है, उसको हम लोग साउथ पोल कहेंगे। दोनों साउथ को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैं नॉर्थ जियोग्राफिक कहूँगा, और इसको नॉर्थ मैग्नेटिक, ठीक है। ये साउथ जियोग्राफिक है और ये साउथ मैग्नेटिक है, ठीक है। यानी कि आप ऐसा सोच सकते हैं, विजुलाइज बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं करना, लेकिन आप ऐसा सोचना शुरू कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर में एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ, ठीक है। अगर ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं तो थोड़ा सा गलत होगा। एक्चुअली में यहाँ पर एक्चुअली में साउथ पोल है और यहाँ पे है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, मैं दोनों ही मिटा देता हूँ और इसके बारे में पहले समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। आपने क्या देखा कि एक जो मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल जो होता है वो दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसी मैग्नेट को जब हम ऐसे हैंग करते हैं तो नॉर्थ वाला पोल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट is attracted toward the north pole of the earth, north magnetic pole of the earth, ठीक है। यानी कि यहाँ तो रिपल्सन होना चाहिए था, नॉर्थ वाला नॉर्थ को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ तो साउथ को अट्रैक्ट करता है, यानी कि हमारा जो मैग्नेट है उसको हैंग करने पर नॉर्थ पोल तो साउथ की तरफ पॉइंट करना चाहिए था ना, इट शुड अट्रैक्ट द साउथ। तो ये नाम रखा गया एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जो कन्वेंशन जो बनाया गया था, इसके लिए जो बेसिस रखा गया वो हमारा अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है एक्चुअली वो साउथ से निकलता है और नॉर्थ में इंटर करता है। यहाँ से निकलता है, नॉर्थ से नहीं निकलता है, साउथ से निकलता है और यहाँ इंटर करता है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर इसको एक बार मैग्नेट आप मानोगे तो एक्चुअली द नॉर्थ पोल इज एक्चुअली द साउथ पोल, इज लाइक ए साउथ पोल, एंड
मतलब जिसमें से बाहर निकलता है। मैग्नेट में दो सिरे होते हैं, एक से फील्ड बाहर निकलता है और एक से फील्ड इंटर करता है, ठीक है। जिससे बाहर निकलता है उस एक नॉर्मल मैग्नेट में, जो एक कोई बार मैग्नेट है, उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है और इसको साउथ करते हैं। हम इसको अब दूसरे तरीके से बोलेंगे, ठीक है। हम इसको नॉर्थ साउथ नहीं कहेंगे। जिसमें से बाहर निकलता है इसको हम लोग आउट बोलेंगे और जिसमें इंटर करता है इसको इन कहेंगे। हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल नाम को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आउट पोल, इन पोल एंड आउट पोल, ठीक है। फॉर ए बार मैग्नेट आउट पोल इज कॉल्ड नॉर्थ एंड इन पोल इज कॉल्ड साउथ, ठीक है। अब आते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ पर ये कन्वेंशन लागू नहीं होता। अर्थ में एक्चुअली नॉर्थ से फील्ड नहीं निकलता है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली साउथ से फील्ड निकलता है और नॉर्थ में इंटर करता है, यानी कि ये आपका आउट पोल है और ये क्या है, इन पोल है। यहाँ पर फील्ड इंटर कर रहा है, तो जबकि उल्टा है। इन वाला जो बार मैग्नेट का जो इन होता है वो साउथ होता है, जबकि अर्थ में जो इन पोल है जो इन पोल है वो नॉर्थ है और आउट पोल जो है साउथ है, ठीक है। लेकिन एवरी मैग्नेट, जो भी मैग्नेट हम आसपास देखते हैं, उसके पोल जो हैं वो इस बात के द्वारा डिफाइन किए गए, इस कन्वेंशन से डिफाइन किया गया है कि वो जो मैग्नेट है उसके हैंग करने पर जो पोल नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, वो पोल नॉर्थ पोल होगा। हमने ये कन्वेंशन चुना हुआ है, ठीक है। सो अगर आप एक बार मैग्नेट ऐसे हैंग करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये है एक खंबे से हमने बार मैग्नेट को लटका दिया, ठीक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और ये वाला हिस्सा साउथ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। आप ये मत सोच लो कि नॉर्थ जो है वो रिपेल कर रहा है, एक्चुअली अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज एक्चुअली द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली द इन पोल, नॉट द आउट पोल। जबकि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो आउट पोल होता है। सो इन एंड आउट विल अट्रैक्ट एंड आउट एंड इन विल अट्रैक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन हो रहा है, ठीक है। तो ये नाम रखें बिकॉज ऑल द बार मैग्नेट के जो पोल्स डिफाइन किए गए दे आर विथ द रेफरेंस टू द अर्थ, ठीक है, अर्थ के रेफरेंस में डिफाइन किया गया। सो दैट्स व्हाई एक्चुअली जो नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ है इज एक्चुअली द साउथ पोल, ठीक है। इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल और एन इन पोल, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में आते हैं। When a bar magnet is freely suspended, it points in the north-south direction. The tip which points to the geographic north is called the north pole. ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। और जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसको हम लोग साउथ पोल करते हैं, ठीक है। फिर आपको पता है कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट रिपेल बट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो ये भी है, ये तो बहुत कॉमन सा फिनोमेना है जो हर कोई जानता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो बताया गया है कि हम इन पोल्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम अलग करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है वो जरा देखते हैं। एक आपके पास एक बड़ा सा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, तो आपके पास दो मैग्नेट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर साउथ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है। अगर आप इन दोनों को पास लाएंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों फिर से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अगर आप फिर से इसको ब्रेक कर दें तो फिर यहाँ पर क्या होगा, साउथ एंड नॉर्थ, यहाँ पे साउथ एंड नॉर्थ, उसके बाद फिर यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया, ओके। तो वैसे यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और ये इधर से हो करके यहाँ पे साउथ एंड देन यहाँ पे नॉर्थ। आप इसको कितनी बार ही ब्रेक करते चले जाएंगे, नॉर्थ और साउथ कभी भी खत्म नहीं होगा। आपको कभी एक सिंगल पोल नहीं मिलेगा। हाँ, इन दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन द डिस्टेंस बिकम वेरी वेरी स्मॉल तो हम इसको एक मैग्नेटिक डाइपोल तो हम कहते ही हैं, एवरी टाइम वी कॉल इट अ डाइपोल।
हाँ, इसका जो फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो एक डाइपोल फील्ड जो होता है वो मैग्नेट से काफ़ी दूर होने पर वो 1/क्यूब वाला जो फॉर्मूला होता है 1/x³ होने लग जाता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आएगा, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक, ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी शायद फ्यूचर में बन जाए जिसमें कि हम मैग्नेटिक मोनोपोल कभी क्रिएट कर लें, ठीक है। ऐसे कुछ क्वांटम फिजिक्स में ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल बनाने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा किया जा सकता है कि हम ऐसे कुछ मैग्नेट बना लें, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है शायद, ठीक है। It is possible to make magnets out of iron and its alloys. आयरन एंड इसके एलॉयज को यूज करके तो आपको मालूम है चाइनीज लोग ही बनाने लग गए थे, और अब तो आजकल एक मैग्नेट चल चुका है नियोडीमियम मैग्नेट, काफ़ी फेमस हो चुका है, ठीक है। साइंस प्रोजेक्ट्स में इवन अमेजन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, ठीक है। कई लोग ऑर्डर कर रहे हैं नियोडीमियम, ठीक है। तो वो मैग्नेट्स भी चल रहे हैं। कई तरह के मटेरियल्स हैं जिनसे कि मैग्नेट बनाते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। कुछ मैग्नेट जो होते हैं ब्रिटल होते हैं काफ़ी, ठीक है। कुछ मैग्नेट्स को स्ट्रांग बनाया जाता है कि गिर भी जाए तो टूटे नहीं। कुछ मैग्नेट्स हम परमानेंट चाहते हैं, कुछ मैग्नेट्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि टेम्प्रोरी मैग्नेट्स होते हैं, मतलब करंट दिया तो मैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और करंट ऑफ कर दिया तो मैग्नेट ख़त्म हो गया। जैसे स्क्रैप वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है, क्रेन जैसा होता है जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। वो अगर आपके पास बहुत सारा स्क्रैप है और उसमें हम आयरन को अलग करना चाहते हैं तो बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है और वो उसमें से आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करके ऊपर उठाता है, और फिर दूसरे कंटेनर में वो क्या करते हैं कि उसके मैग्नेटिक करंट को ऑफ कर देते हैं और सारा जो आयरन होता है वो उसमें गिर जाता है। इस तरीके से हम कूड़े में से, हम स्क्रैप में से मैग्नेट अलग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने देखा है दिल्ली में कुछ बंजारे घूमते रहते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं उनके पास एक ऐसी छड़ी सी होती है और छड़ी के अंतिम में मैग्नेट, स्पीकर्स में जो मैग्नेट लगते हैं ना, इस स्पीकर, लाउड स्पीकर के अंदर में मैग्नेट लगता है जो इस तरह का होता है, ठीक है, छल्ले ऐसा होता है, ठीक है। उनके कुछ छल्ले इसमें ना लगा के रखते हैं 2-3, और वो मैंने देखा है कि वो सड़क पर इधर उधर घूमते रहते हैं, उसमें लोहे के कुछ पीसेस जो हैं वो कलेक्ट करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं लोग, ठीक है, बेच देते होंगे उसको। तो ये सब बातें। इसके बाद इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, हम लोग मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ करेंगे, ठीक है। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म का यही कहता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। इसके बारे में बाद में डिटेल में कर लेंगे बात। इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर में पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, डाईमैग्नेटिज्म, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म के कुछ ऐसे भी टाइप्स हैं जो इजीली डिटेक्टेबल नहीं है, मतलब आप उसको उसमें कोई आयरन का पीस लाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, ओके, लेकिन वो एक बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ मटेरियल्स में, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है स्ट्रॉन्ग है, जैसे आयरन वगैरह में होता है, इसलिए इसमें फेरो वर्ड यूज किया गया। ज़्यादातर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, जो कि मैग्नेट के प्रेजेंस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उनमें जो मैग्नेटिज्म है उसको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। पैरामैग्नेटिज्म कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में वो बिहेवियर दिखाते हैं मैग्नेट वाला, ठीक है, मतलब वो अट्रैक्ट होते हैं, दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मली आप जो है वो उसको एक मैग्नेट लाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में उन पे थोड़ा बहुत असर होता है। और डायमैग्नेटिज्म के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म भी एक प्रॉपर्टी होती है, एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड के
बिल्कुल को एक्सपेल कर देता है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे डायमैग्नेटिज्म। तो पहले हम लोग बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि बार मैग्नेट का फील्ड कैसा होता है और उसके कुछ कैलकुलेशंस हैं वो करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में इसके अलावा भी आपको एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन फिजिक्स में यही तीनों पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। अगर आप इसको टॉपिक्स वाइज देखो तो पहले बार मैग्नेट आपके बुक में करवाया गया है, इसके बाद फिर आप गॉस लॉ करते हैं, फिर अर्थ के मैग्नेटिज्म को करेंगे, ठीक है, फिर मैग्नेटाइजेशन के बारे में जानेंगे, और इसके बाद जो 3 तरह की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसकी यही इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बार मैग्नेट के बारे में देखते हैं। तो बार मैग्नेट को लोगों ने क्या किया कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट। और भी होते हैं जैसे बटन शेप वाला मैग्नेट, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल मैग्नेट कर सकते हैं इसको। एक हॉर्स मैग्नेट होता है ऐसे यू शेप का, इसमें भी कई टाइप्स होते हैं। एक ऐसे वाला होता है, ठीक है, हॉर्स मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है। कुछ हॉर्स मैग्नेट इस तरह के भी बनाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग यूज के हिसाब से होता है, इनको यूज करते हैं, ठीक है। हॉर्स मैग्नेट जो होता है काफी स्ट्रांग होता है, और बार मैग्नेट जो है वो, ठीक है, स्ट्रेट बिल्कुल होता है। और बार मैग्नेट में कई टाइप्स हैं, जैसे कि सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट, ठीक है, और एक क्यूबॉइड शेप वाला बार मैग्नेट सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल हो गया, ये बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट हो गया, ठीक है, जो क्यूबॉइड शेप में होता है। तो अगर आप इसमें से इन दोनों को अगर चूज करें, और आपको करना क्या है कि एक कार्डबोर्ड पर आयरन की फाइलिंग गिरा देनी है, ठीक है, आपको आयरन की फाइलिंग्स गिरानी है। आयरन की फाइलिंग्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, या तो आपको स्क्रैप लेना पड़ेगा, मार्केट से खरीदना पड़ेगा, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट वाली दुकानें होती हैं उनके पास होता है, या फिर आप चाहें तो ऐसे खुद से भी कलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक मैग्नेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, ठीक है। और उस मैग्नेट को क्या करना है, कहीं पे धूल हो मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में कहीं पे धूल हो बारीक, पार्क वगैरह में, वहां पर आपको उस मैग्नेट को मिट्टी में ऐसे डाल के ऐसे करना है, थोड़ा सा एजिटेट करना है। तो आप पाएंगे क्या कि मैग्नेट जब आप उसमें से निकालेंगे तो मिट्टी में से कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी हो या रेत हो, ठीक है, उसमें नदी के किनारे जो रेत होती है उसमें भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स कई सारे हैं जो अर्थ से ही तो मिलते हैं सारे, ठीक है। तो उसमें आप अगर उसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो एजिटेट करेंगे थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेट है आपके पास उसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये कई तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, मतलब लाइक आयरन, कोबाल्ट, ऐसे कुछ एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ओर्स, मिनरल्स हो सकते हैं जो इसके चारों तरफ में चिपक जाएंगे, ठीक है। आप उनका भी एज एन आयरन फाइलिंग यूज कर सकते हैं। तो आपको एक कार्डबोर्ड पर ये रख देना है, ठीक है। मैग्नेटाइट एक और होता है जो कि जिसको मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा अलग किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, एक इस तरह की कन्वेयर बेल्ट होती है, ठीक है, जो कि 2 पुलिस के बीच में कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे मैग्नेट कुछ मटेरियल जो होता है और को काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और किया जाता है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, मैं आपको केमिस्ट्री की चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। और वो कंसंट्रेशन करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि और की पहले सफाई की जाती है, ठीक है। उसके बाद उसमें से इम्प्योरिटीज़ होती है वो हम कम करते हैं, लाइक मिट्टी धूल वगैरह हटाते हैं, ठीक है। उसी में से ये है मैग्नेटिक सेपरेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, लाइक मैग्नेटाइट और का जो बारीक पाउडर होता है हम पाउडर फॉर्म में उसको कर लेते हैं, और उसके बाद इसको इस पर गिराते हैं। हम जानते हैं कि मैग्नेटाइट जो है वो आयरन से मतलब क्या कहते हैं उसको, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये कन्वेयर बेल्ट पे आगे की तरफ जाता है, ठीक है। और कन्वेयर बेल्ट जो है वो इसको ऐसे जाएगा तो यहाँ पर क्या हो, जब ये घूमेगा
तो जो मटेरियल वैसे आके गिरना शुरू करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कहीं पे मैग्नेट रख देते हैं। ठीक है, अगर आप बेल्ट के पास में इसमें यहाँ पे मैग्नेट अगर लगा देते हैं, इसके व्हील में ही मैग्नेट अगर लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि जो और आ रहा है वो मैग्नेट में अट्रैक्ट होगा, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, वो यहाँ पे गिरेगा। और जो चीज़ इसमें नॉन मैग्नेटिक लगे, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, कुछ पत्थर है जो नॉन मैग्नेटिक है, वो दूर जाके गिरेगा। ठीक है, ड्यू टू इट्स इनर्शिया वो दूर जाके गिरेगा। और ये अट्रैक्ट हो रहा है तो पहले गिरेगा। तो दोनों के जो हिप्स बनेंगे, एक का हिप जो होगा नज़दीक बनेगा, एक का हिप जो है दूर बनेगा। और इस तरीके से हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग कर लेंगे। ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ये मत समझ लो कि आप मैग्नेट को मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। समथिंग विच इज अट्रैक्टिव, विच कैन हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इट कैन नॉट हैव एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइक आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल हम उनको कहते हैं जो मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट कर लेगा। कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, सो कॉपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जो मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट कर लेगा वो मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट होकर इधर ही बनेगा। तो मैग्नेट का काफ़ी यूज़ है। इवन आपको मालूम है वॉलेट में भी लगा होता है मैग्नेट। ठीक है, आप जो स्पीकर से सुन रहे हैं या वो ईयरफोन होता है लाउड स्पीकर, उसमें लगा होता है मैग्नेट। ठीक है, माइक हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें मैग्नेट होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म का तो हर कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ठीक है, या फिर पुराने ज़माने में जो टेप वाला होता था, गाने सुनते थे VCR, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते थे। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म का काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री और कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट में मैग्नेट का भी काफ़ी रोल है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी बनती है, ठीक है, वो भी मैग्नेट्स के फॉर्म में ही स्टोर होता है। कुछ टाइनी मैग्नेट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, ग्रिड होता है, जिसमें कि वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हार्ड डिस्क में या रैम के अंदर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, आजकल फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव आ चुका है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा रहा है टू स्टोर द डेटा। अब मैं इसके अंदर नहीं बनाना चाहिए मुझे, मैं गलत ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पहले से मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे मिटाना था। सो आपने क्या किया, एक मैग्नेट रख दिया, और ये मैग्नेट इसके ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो कार्डबोर्ड है, ठीक है, लाइक ये कार्डबोर्ड है, इस पर आपने आयरन फाइलिंग्स फैला दिया और मैग्नेट को नीचे से ला के ऐसे रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद ऐसे हल्का सा हिला देंगे, हल्का सा सेक करेंगे। तो सेक करने से क्या होगा कि वो जो आयरन के जो फाइलिंग्स है वो थोड़ा फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, और जैसे ही फ्री होंगे, ठीक है, वो फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी वजह से वो अलाइन कर जाएंगे, एक सर्टेन अरेंजमेंट में अलाइन होंगे, और आपको दिखाई देगा कि जो फाइलिंग्स हैं वो एक दूसरे से टच अट्रैक्ट होकर जुड़ जाएंगे, और ये कुछ इस तरह का शेप बनने लग जाएगा। ठीक है, इसी शेप को ध्यान में रखते हुए लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को एज्यूम कर रखा है कि ऐसा जो होता है वो शेप बनता है। आयरन फाइलिंग्स एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही तो ऐसा अलाइन होता है। तो ये एक बहुत ही पुराना एक्सपेरिमेंट है, जिससे कि हम जो सजेस्ट करता है कि जो फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट शुड बी नॉन यूनिफॉर्म, और वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ से निकलता है और ये ऐसे जाता है। हाँ, इसका यहाँ से निकलता है तो बहुत दूर जाकर के कहीं न कभी वो रिटर्न होकर कैसे आता है। ये कुछ इतने बड़े होते हैं कि हम दिखा नहीं पाते हैं उनको, ऐसे ही करके छोड़ देते हैं। ठीक है, नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ में इंटर करेगा। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कई एग्जाम्पल जो है आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है, इस डायग्राम को देखो, चलो आपके बुक में एक डायग्राम है, फिगर नंबर 5.3 देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लुक्स ड्रॉ किए गए हैं। द फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट, ए करंट कैरिंग फाइनाइट सोलेनॉइड एंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इन तीनों का कंपैरिजन हम लोग भी करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
दूसरे में हम क्या करेंगे, हम एक सोलिनॉइडल कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, इसमें करंट देते हैं। अगर आप इसमें करंट ऐसे देंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है, करंट ऐसे देना पड़े। जो आप करंट ऐसे देंगे ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा करंट, तो नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ क्रिएट होगा और नीचे साउथ पोल क्रिएट होगा, ठीक है। तीसरा जो है लिया गया, यहाँ पर हम लोग एक दो चार्जर ले लेते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या थोड़ा डिफरेंस है। इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या है सोलिनॉइडल कॉइल, और ये एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक डाइपोल आप इनको कह सकते हैं। तो यहाँ से फील्ड निकलता है और ये ऐसे जाता है, ठीक है, यहाँ से फील्ड निकल रहा है और ऐसे जा रहा है। एक आध और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, चलो, इसमें भी वही होगा, यहाँ से फील्ड निकलेगा और ऐसे चला जाएगा। और अब एक चीज़ और हम लोग छोड़ रहे हैं, वो ये कि ये कंप्लीट होता है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया लेकिन ऐसा नहीं होगा, अंदर में करीब करीब अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट सा रहेगा, ओके। तो ये कंप्लीट लूप बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे भी एक कंप्लीट लूप इधर से हम बना सकते हैं, ठीक है, इट फॉर्म्स ए कंप्लीट लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव होता है यहाँ से निकलता है और सीधा यहाँ इंटर कर देगा नेगेटिव में, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखा लेते हैं, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से जब फील्ड आप बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे दिखाएंगे, प्लस में से ऐसे निकलेगा, प्लस से फील्ड, प्लस चार्ज से फील्ड बाहर निकलता है, और माइनस में क्या करेगा, वहां से घूम करके और फिर ये माइनस में आकर के इंटर करेगा। कभी न कभी जो है वो यहाँ से निकल कर कैसे घूमता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इससे ये मत समझ लो कि इट फॉर्म्स ए कंप्लीट लूप, इट डजंट फॉर्म एनी कंप्लीट लूप, बिकॉज यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे एंड हो जाता है, ठीक है। सो ये जो फील्ड है वो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा ना समझ लें कि ये ऐसे आगे जाके ऐसे घूम रहा है, नहीं, इधर से तो उधर से चला आ रहा है। इट डजंट फॉर्म ए कंप्लीट लूप, ठीक है, ये कोई कंप्लीट लूप नहीं बना रहा, ये एक अधूरा लूप बना रहा है, ठीक है, जिसका कि एंड स्टार्टिंग पॉइंट तो पॉजिटिव है लेकिन एंड पॉइंट क्या है, नेगेटिव है। तो ये दोनों में फर्क है। यहाँ पर देयर इज नो कंप्लीट लूप, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे एंड होता है। यहाँ पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव है ही नहीं, नॉर्थ साउथ है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि कहीं पे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ से भी आप स्टार्ट मान सकते हैं, यहाँ से भी मान सकते हैं, जबकि वहाँ पर क्या है, चार्ज से ही स्टार्ट होता है हमेशा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि नॉर्थ पोल जो होता है यहाँ से फील्ड स्टार्ट होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। फील्ड कुछ स्टार्ट ऐसा नहीं होता है, फील्ड इसके पहले से चला आ रहा है, नॉर्थ से पहले ही फील्ड था, उसके पहले ही फील्ड था, फील्ड इज ऑलवेज देयर। जबकि यहाँ पर क्या है कि फील्ड जो लाइन है उसका ओरिजिन ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, और ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे लूप नहीं बनता, यहाँ पे लूप बनता है। अब अगर आप क्या करें, इस फील्ड लाइन के अराउंड कोई एक ऐसे एक लूप ड्रॉ कर दें, तो आप पाते हैं कि इस लूप से जितना फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है उतना ही फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, ठीक है। दो लाइंस बाहर निकल रही हैं तो दो लाइन इंटर भी कर रही हैं, ठीक है। तो जितना इंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास कुछ बचा हुआ अपना कुछ है नहीं, जितना आया उतना चला गया। दो लोग आए और दोनों चले गए तो बचे क्या, कुछ भी नहीं। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल जो हम ले सकते हैं कि फ्लक्स इनवर्ड प्लस आउटवर्ड, टोटल फ्लक्स इज जीरो। हाँ, इनवर्ड फ्लक्स है एंड आउटवर्ड फ्लक्स भी, लेकिन टोटल फ्लक्स क्या है, जीरो। जबकि अगर आप यहाँ पर आप ड्रॉ करें तो देयर इज ओनली इनवर्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लूप है वो आगे जाके वापस घूम के नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे फील्ड जो है, जो चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से फील्ड बाहर चला जा रहा है, ठीक है। और वो फिर लौट के यहाँ पॉजिटिव पे नहीं मिलेगा, जाएगा कहाँ पे, नेगेटिव पे चला जाएगा। इट विल डू नॉट रिटर्न
अगेन टू पॉजिटिव। यहाँ से जो नॉर्थ से फील्ड निकलता है घूम के फिर नॉर्थ के पास आता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जो पॉजिटिव से निकल जाता है वो वापस पॉजिटिव में रिटर्न होकर कभी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स जो है वो जीरो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब नहीं होता है जीरो। ठीक है, अच्छा तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि B डॉट ds। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब हम लोग गॉस लॉ पे आएंगे, अभी ये आगे डिस्कस करना है। ठीक है, हम लोग इसके पहले कुछ और टॉपिक्स हैं, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके बारे में एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, तो इसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तीनों केसेस दिए गए, आप चाहें तो थोड़ा इसमें इन्होंने कुछ कंपैरिजन भी किया है। ठीक है, सो वो आप पढ़ सकते हैं खुद से। अब हम लोग बार मैग्नेट कर रहे हैं एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। बार मैग्नेट as an equivalent solenoid। ये कहा जा रहा है कि हम बार मैग्नेट को एक सोलिनॉइडल कॉइल की तरह समझेंगे। ठीक है, और इसमें इसको और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हमने जो बार मैग्नेट लिया है उसका क्रॉस सेक्शन सिलेंडर ले लिया, सिलेंड्रिकल लिया है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, इधर मान लेते हैं नॉर्थ पोल रहा होगा, इधर साउथ पोल। ठीक है, सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट कम ही मिलते हैं, कुछ खास पर्पस के लिए यूज होते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी ये हॉबी शॉप या साइंस प्रोजेक्ट की दुकानों में जाओगे तो आपको सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट कम मिलता है। ठीक है, आपको वो रेक्टेंगुलर वाला बार मैग्नेट दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग करना क्या है, इस बार मैग्नेट का जो सेंटर है दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग दो एक्सिस में डिवाइड कर लेते हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, हमारा जो मेन काम होगा वो होगा कि इस एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पर यहाँ से जो डिस्टेंस नाप रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज एक्स। ठीक है, किसी पॉइंट P पर we want to find the value of magnetic field, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, B एज ए फंक्शन ऑफ x हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो बार मैग्नेट को समझने के लिए बहुत लोगों ने बहुत तरीके से इसको एनालाइज करने की कोशिश की थी। पुराने ज़माने में लोगों ने क्या किया था कि इसके लिए मैग्नेटिक चार्ज डिफाइन किया था। ठीक है, मतलब मैग्नेट, आपको मालूम है कि डाइपोल जो होते हैं उसमें दो चार्जेस होते हैं, प्लस Q और माइनस Q, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। ठीक है, यहाँ पे भी हम चाहें तो 2a डिस्टेंस ले सकते हैं, ये है 2a डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं होने के बावजूद भी लोगों ने क्या किया, ऐसा माना कि इसमें उन्होंने QM मैग्नेटिक चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वैसे ही मैग्नेटिक चार्ज इमेजिन किया लोगों ने, ऐसी कोई वर्चुअल क्वांटिटी इमेजिन कर ली, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, जबकि देयर इज नो चार्ज लाइक प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी उनको लगा क्या कि जैसे चार्ज होता है वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, वैसे मैग्नेट भी कुछ अलग तरह के चार्जेस हैं। ठीक है, और उसमें भी एक तरह का डाइपोल बनता है, तो उसको एक उन्होंने प्लस क्यूम ले लिया, एक माइनस क्यूम ले लिया, और इस तरीके से चार्ज मान करके कुछ कैलकुलेशंस किए गए थे। ठीक है, और वो भी कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देते थे। ठीक है, लेकिन बाद में समझ में आया लोगों को कि एक्चुअली ये चार्ज मानना गलत है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका इट इज ए क्लोज्ड पाथ, और अगर ये चार्ज होगा तो क्लोज पाथ नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पर एनोमली मिलता था, और इस वजह से इस थ्योरी को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया जब हम मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ गए। तो ये जो थ्योरी है मैग्नेटिक चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ये आउटडेटेड हो चुका है, अब इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है,
कुछ पुरानी बुक्स में दिया हुआ है, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 177 एनसीईआरटी में, सम टेक्स्ट बुक असाइन ए मैग्नेटिक चार्ज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ प्लस QM टू द नॉर्थ पोल एंड माइनस QM टू द साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L। ओके, लेकिन इसके बारे में नीचे में लिखा गया है, हाउएवर मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट एंड वी हैव अवॉइडेड दिस अप्रोच फॉर दैट रीजन। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ लोग अभी भी हाई लेवल के फिजिक्स में रिसर्च करने वाले लोग भी अभी कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हो, और उसी को पुराने ज़माने में QM मैग्नेटिक चार्ज के फॉर्म में लोगों ने कंसिडर किया था। ठीक है, तो ये कुछ x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम अगर चार्ज भी नहीं लेके चल रहे हैं तब करेंगे क्या? ठीक है, देयर इज नो चार्ज, ठीक है, देयर इज नो करेंट, करेंट भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर किसी बार मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती कहाँ से? ठीक है, तो ये किसी को मालूम ही नहीं था, ये किसी को नहीं मालूम था, ग्रीस के लोगों को ही मालूम नहीं था, 19वीं सेंचुरी में ना और स्टेट को मालूम था, ना एम्पियर को मालूम था, किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि एक्चुअली मैग्नेट जो होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है। ठीक है, लेकिन और स्टेट के एक्सपेरिमेंट से ये पता चल चुका था कि हम एक वायर में करंट डाल करके भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। एक सोलिनॉइडल कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड, मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया था कि बार मैग्नेट का जो फील्ड था और सोलिनॉइडल कॉइल का फील्ड एग्जैक्टली मैच कर रहा था। ठीक है, अगर आप सोलिनॉइडल एक पेपर ऐसे ले लें, कार्डबोर्ड ले लें और उसमें यहाँ पर कुछ छेद कर दें, ठीक है, ऐसे, और इधर भी छेद कर दें, और इसमें से आपको क्या करना है, ऐसे कॉइल बनाते जाना है। वो कॉइल ऊपर से गुजर रहा है और फिर वो नीचे से निकलेगा, मतलब ये अगर इसको कार्डबोर्ड को देखें तो ऊपर से कॉइल ऐसे जा रहा होगा और नीचे से ऐसे जा रहा होगा, तो एक कंप्लीट कॉइल क्या हो रहा है, बन रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप इसमें भी आयरन फाइलिंग्स गिरा देंगे तो बिल्कुल उसी तरीके का शेप आयरन फाइलिंग्स में बनता है जैसा कि बार मैग्नेट में बनता था। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि सोलिनॉइडल कॉइल इज इन सम वे सिमिलर टू ए बार मैग्नेट। और अगर सिमिलर नहीं भी है, क्योंकि बार मैग्नेट में कोई हम करंट तो नहीं देते, ठीक है, इट हैज इट्स ओन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग ए मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट होता है वो, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है। आप करंट जब तक देते रहते हैं तब तक वो मैग्नेटाइज रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है, करंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड खत्म। ठीक है, तो आखिर करें क्या? हम अगर QM भी नहीं ले सकते हैं इसमें, हम इसमें करंट भी नहीं है, तो आखिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? और किसी को ये कारण भी नहीं पता था कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड होता किस वजह से, कोई भी क्लू नहीं था। तो लोगों के पास एक ही बात, एक लास्ट जो ऑप्शन रह जाता था वो ये था कि भाई जो सोलिनॉइडल कॉइल है और जो बार मैग्नेट है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होता है। ठीक है, तो क्यों ना हम इस बार मैग्नेट को एक कॉइल मान के देखें, जरा सॉल्व करके क्या होता है। तो आपको करना है कि इस बार मैग्नेट को यहाँ से एक्चुअली हटा देना है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के रख देंगे और उसके बदले में हम क्या करेंगे, एक सोलिनॉइडल कॉइल ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं जो बिल्कुल क्लोज हैं, वायर जो है बिल्कुल सटे हुए हैं, ये इस पे वाइंड किया गया। तो हमने किया क्या, हम लोगों ने बार मैग्नेट को हटा दिया और उसी के जैसा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाला, एग्जैक्टली सब कुछ सेम, ठीक है, उसको हटा के उसका डुप्लीकेट रख दिया गया। ठीक है, अब डुप्लीकेट रख दिया गया तो कुछ बातें तो सही होंगी, कुछ बातें गलत होंगी। यहाँ पे करंट आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर एक वायर में यहाँ से करंट आपको डालना पड़ेगा, करंट ऐसे घूमेगा। ठीक है, करंट ऐसे नहीं देंगे हम लोग, करंट इधर से निकलेगा, इधर से हम लोग करंट ऐसे इसमें देंगे, तभी तो ऐसे ऐसे करंट जाएगा। तो ऐसे करेंगे नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, करंट जो है वो अगर ऐसे जाता है तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा, तो करंट को मैंने इसीलिए नीचे से इधर से भेजा है। ठीक है, सो उधर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, यहाँ से करंट, ठीक है, यहाँ से करंट इंटर करेगा ऐसे,
मुझे ऐसे कराना होगा, इधर यहाँ से बाहर निकलेगा करंट। तो यहाँ से देखो करंट जो है वो हम लोग को इधर नॉर्थ पोल अगर क्रिएट करना है तो सोलिनॉइडल कॉइल कैसे रखेंगे? अगर आपको नॉर्थ पोल इधर रखना है तो कॉइल में हम करंट ऐसे भेजेंगे, ठीक है। यहाँ से करंट नीचे जाएगा और ये करंट ऐसे ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे भी करंट नीचे ही जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे बना दिया, समझ में आ गया होगा। करंट जो है वो यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे से होता हुआ ऐसे से घूमता हुआ करंट वो इधर भी नीचे जा रहा है। तो मैंने ऐसे दिखाया है कि अगर उंगलियों को ऐसे कर्ल करेंगे तो अंगूठा जिस तरफ पॉइंट करेगा वो होगा नॉर्थ पोल। तो हमने क्या किया, बार मैग्नेट को हटा दिया, उसके बदले में एक एजम्पशन है कि भाई हम उसके लिए एक डुप्लीकेट सोलिनॉइडल कॉइल रख रहे हैं, ठीक है। तो बार मैग्नेट के बदले में हमने एक सोलिनॉइडल कॉइल रख दिया। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब इसमें हम लोग कुछ एजम्पशंस अभी मतलब कुछ वेरिएबल्स एज्यूम करते हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल N है, ठीक है। अगर कैपिटल नंबर हम लोगों ने बार मैग्नेट को एक सोलिनॉइडल कॉइल से रिप्लेस कर दिया है, उस कॉइल्स के जो वायर्स हैं उनके वो बहुत ही क्लोजली हैं, बिल्कुल एकदम सटे हुए हैं। यहाँ तो गैप भी दिखाया है लेकिन आपको एक्चुअली मानना है कि ये तार जो है ना, अगला जो वायर है बिल्कुल उससे सटा हुआ है ऐसे, फिर अगला वायर उससे सटा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सटा हुआ है सब, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स N है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, M हम लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स N इंटू I इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। और एरिया वेक्टर क्या होता है, इसके क्रॉस सेक्शन का ये जो एरिया होता है ये है आपका एरिया वेक्टर। तो NIA लिख देंगे तो ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट लिख लिया, इसका कुछ रेडियस लिया गया है बुक में आपका A, ठीक है। कॉइल लिया गया तो इसका कुछ रेडियस तो होगा, तो रेडियस ले लिया हमने A। और यहाँ से जो लेंथ लिया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिया गया, ये 2A नहीं लेंगे हम लोग, 2L ले लेंगे। ये L होगा और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, L होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास है। यूजिंग दिस मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग को करना क्या होगा कि हम लोगों को यहाँ पे फील्ड पता करना होगा, ठीक है। तो फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉइल जो होता है, ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा कॉइल है, ठीक है, इसमें कुछ करंट बह रहा है, तो इस कॉइल की वजह से अगर ऐसे लेंगे तो इधर की तरफ नॉर्थ होगा, अगर आप नीचे लेते हैं ऐसे लेते हैं, ठीक है, तो इधर की तरफ नॉर्थ आएगा। तो यहाँ पर फील्ड आपको पता है कि इधर की तरफ होता है B, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमने पहले ही निकाल रखा है, B होता है म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट I इंटू अपॉन 2 होता है R स्क्वायर प्लस R इज दी रेडियस, इसका रेडियस R है, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ऊपर में एक R स्क्वायर भी होता है, ठीक है। ये होता है फील्ड। अगर एक कॉइल रखा गया है तो उस कॉइल के एक्सिस पर X डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी निकाल रखा है, ठीक है, एक सिंगल कॉइल का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इसके मिडिल पॉइंट से कुछ सर्टेन डिस्टेंस X डिस्टेंस, इसको हम क्या मान लें, इसको हम लोग ये टोटल डिस्टेंस बुक में ये R लिया गया, सो इसको R लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। यानी आपको BR फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस X ले रहे हैं। मैंने उसको X ले लिया था लेकिन मैं अब इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे बुक में वैसा ही मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पर X डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं, एक कॉइल का स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है, जो बहुत सारे से पतले पतले कॉइल्स इसमें जो वायर जा रहे हैं उनकी पतली सी बहुत ही पतली स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है। सो वो बहुत ही पतला है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा, इसमें भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ठीक है, और वो कैपिटल N से तो काफ़ी छोटा होगा। तो इस dx डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो dx डिस्टेंस में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो क्या होंगे, dn होंगे, ठीक है। और dn हम निकाल सकते हैं, देखो नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ कितना है, टोटल n डिवाइडेड बाई दिस लेंथ 2l। इस 2l लेंथ में टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम n/2l डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, इसको बिल्कुल एक जैसा वाइंड किया, ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा गैप कहीं कम गैप, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंट तरीके से ये कॉइल। तो आपको क्या करना है, एजम्पशन लेना है ना, तो आप कितना भी आइडियल कॉइल मान सकते हैं, ठीक है। सो dn क्या होगा, इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम dn कह रहे हैं, ठीक है। सो dn इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू dx, n dx होगा, ठीक है। और अब n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैपिटल N अपॉन 2l इंटू dx, ठीक है। ये हमने dn निकाल लिया। अब हम लोग क्या करने वाले कि यहाँ पर जो एक ये इतना पतला है, बहुत पतला बारीक है, ठीक है। तो इसका पहला कॉइल ले लो या इसका इधर आखिरी कॉइल ले लो, यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, दोनों ही सेम लिए जाएंगे, ठीक है। उन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, बिकॉज दिस थिकनेस इज इन्फिनेटेसिमली स्मॉल, तो इन दोनों को हम कोइंसाइड मान के चलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये फार्मूला लगा देते हैं, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अगर एक कॉइल ले लेते हैं, इफ देयर इज ओनली वन कॉइल, तो उस कॉइल की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा। तो पहले देखिए ये कॉइल कितने दूरी पर है, तो आपको पता है कि यहाँ से ले सेंटर से ये दूरी जो है वो है r, और यहाँ से दूरी है x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस x हो जाएगा। r माइनस x डिस्टेंस पर इस कॉइल से वो पॉइंट होगा। तो कुछ जो कॉइल्स इस यहाँ पर इस स्ट्रिप में लाई कर रहे हैं, उन सब का जो कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले एक कॉइल अगर लेते हैं उसका कितना होगा, एक कॉइल का जो फील्ड होगा वो हम dB लेंगे, हम B नहीं लेंगे, बिकॉज B इज द फील्ड ऑफ दिस होल बार मैग्नेट, और एक पतले से स्ट्रिप या कॉइल की वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा, D। ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे तो टोटल B मिलेगा। तो dB हम लिख लेते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू रेडियस कितना है कॉइल का, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, यहाँ पे 2 आता है, सो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस डिस्टेंस कितना है इस कॉइल से, उसकी दूरी कितनी है, x नहीं है, r माइनस एक्स है। तो मैं यहाँ पर एक r माइनस एक्स का टर्म लिखूंगा और स्क्वायर करूंगा, और टू द पावर 3/2, ठीक है। म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया है, ये हमारा dB है। अच्छा, dB के लिए एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो I लिख रहे हैं ना, ये I गलत लिख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, जो करंट इसमें पास हो रहा है वो I कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। तो आपको पता है कि पूरे में से जो करंट जा रहा है, ठीक है, वो dx में कितने वायर्स जा रहे हैं, ठीक है, वो पहले निकालना पड़ेगा। तो वो I जो करंट होगा वो होगा I इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एक वायर में मान लेते हैं कि I करंट जा रहा है और ऐसे ऐसे 5 वायर हैं, तो I प्लस आई प्लस आई प्लस आई सबका ऐड होकर 5I बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर कोई एक कॉइल नहीं है, यहाँ पर कई सारे कॉइल्स हैं, तो उनका टोटल जो करंट पास हो रहा है वो कितना होगा वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक का क्या होता है, I है, तो I इंटू एक्चुअली ये टोटल जो I टोटल जो हम लिखेंगे, I टोटल उस स्ट्रिप का जो होगा, I इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस स्ट्रिप, तो वो कितना है, dn है, dn I इंटू dn लिख देते हैं। और dn की वैल्यू जो है हमने लिख रखी है यहाँ पे हमने निकाल रखा है, dn इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू dx विच इज इक्वल टू दिस। तो ये आ जाएगा I इंटू n अपॉन 2l इंटू dx, ठीक है। ये हो जाएगा करंट एक्चुअली। तो हम लोगों को ये वाला करंट हटा देना चाहिए और उसके बदले में वो वाली वैल्यू पुट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया I इंटू n इंटू dx,
डिवाइडेड बाई ये जो 12 था, ठीक है, वो तो हम रखेंगे ही। एक्चुअली अगर आप एक कॉइल लेते हैं, ठीक है, एक सिंगल कॉइल की वजह से फील्ड जो आ रहा है, ठीक है, वो कुछ आ रहा था, ठीक है। अगर एक कॉइल की वजह से फील्ड मान लेते हैं कि कुछ है, बी है मान लेते हैं, तो अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स ऐसे लेंगे तो फील्ड टोटल क्या होगा, बी जो होगा वो ये बी नॉट है, तो n इंटू क्या होगा, बी नॉट हो जाएगा अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स है। अगर यहाँ पर dn नंबर ऑफ कॉइल्स है, ठीक है, तो हम dn मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिया गया कि यहाँ पर देयर आर फाइनाइट नंबर, मतलब बहुत कम नंबर है, फिर भी हम लोग देयर आर सम नंबर ऑफ कॉइल्स, और एक कॉइल की वजह से जब फील्ड होगा तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, dn नंबर ऑफ कॉइल्स है, वो मैंने dn लिखा विच इज n इंटू dx, ठीक है। तो आपके बुक में इन्होंने क्या किया, n/12 के फॉर्म में नहीं लिखा है। अगर आप फार्मूला देखें तो इसको उन्होंने n को n/12 हम अलग लिख के छोड़ सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने n dx ही पुट कर दिया, इसलिए मुझे फार्मूला मैच नहीं करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें i इंटू स्मॉल n dx लिख सकते हैं, ठीक है, म्यू नॉट n i इंटू dx। i dx जो होगा अगर एक कॉइल ले रहे हैं, बिकॉज देर आर मोर नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है, तो वो हम लोग n इंटू dx क्या दे रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रहा है इस स्ट्रिप में। n इंटू dx गिव्स यू द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस स्ट्रिप, ठीक है। तो फील्ड जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स से उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हमने dB निकाल लिया। अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फील्ड, टोटल निकालना है फील्ड, ठीक है, तो हम dB का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो b इज द इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो हम dB का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ओके। मैं थोड़ा जगह बना लूँ यहाँ पे, ओके। तो dB का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी। अब ये इंटीग्रेशन हम लोगों को कंडक्ट करना है, तो इस इंटीग्रेशन को करते हैं तो देखेंगे कि जो dx है एक्चुअली वेरी कर रहा है, तो dx कहाँ से कहाँ तक है। आप देखेंगे कि जो dx की वैल्यू है वो -l से लेकर करके +l तक जाता है, -l से +l, पहला वाला टर्न से लेकर के आखिरी वाला टर्न तक सबके मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे कैलकुलेट किया। पहले वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकल रहा है, दूसरे वाले कॉइल का, तीसरे वाले, ऐसे इसमें जो n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड होकर के यहाँ पर इंटीग्रेशन होकर के निकल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे कॉइल की दूरी भी चेंज हो रही है, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। नहीं तो हम सिंपली n से मल्टीप्लाई कर देते, एक का फील्ड निकालते और n से मल्टीप्लाई करके वहाँ फील्ड निकालते, बट ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज दिस कॉइल हैज सम फाइनाइट लेंथ। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, जैसे जैसे कॉइल आगे वाला ले रहे हैं वैसे वैसे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द कॉइल इज रेड्यूसिंग, तो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज इंक्रीजिंग। यहाँ वाले कॉइल का फील्ड वहाँ पे कम होगा तो यहाँ वाले कॉइल का फील्ड ज़्यादा होगा, सो फील्ड इज इंक्रीजिंग, सो वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन। तो dx लेंगे -L2 +L। अब जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन को उनको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या क्या है उसको जरा देखें, म्यू नॉट बाहर जाएगा, n बाहर जाएगा, i बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये 2 बाहर जाएगा, ठीक है, और जो बच जाएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं /2 -L2 +L, ठीक है, और dx अपॉन a² + r - x का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। हम चाहें तो इस इंटीग्रेशन को बहुत ही बारीकी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो सिचुएशन लेंगे वो देखो क्या है, सिचुएशन क्या होगा। आप इसको ऐसे देख तो रहे हैं लेकिन एक्चुअली में जो सिचुएशन वो ये है कि भाई हमारा बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ये है हमारा बार मैग्नेट, ठीक है, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, इसके एक्सिस से हम बहुत दूर खड़े हैं, ठीक है। इसका जो अपना लेंथ है विच इज क्या है, दिस इज 12, और सेंटर से जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं दिस इज r इज
मच ग्रेटर देन दिस 2l, ठीक है। सो r विल बी मच ग्रेटर देन l, ठीक है। सो r इज ऑल्सो मच ग्रेटर देन x, x तो l से भी छोटा है, x की मैक्सिमम वैल्यू l हो जाती है, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 0 है। तो हम ये जान चुके हैं कि अगर r जो है वो x या l से काफ़ी बड़ा है तो हम इस क्वांटिटी को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अगर r इज मच ग्रेटर देन x, दिस इम्प्लाइज r माइनस x, ठीक है, r माइनस x विल बी मच ग्रेटर देन x माइनस, नहीं, हाँ, r माइनस एक्स विल बी मच ग्रेटर देन x माइनस एक्स, ठीक है। या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं नहीं ऐसा नहीं लिखता हूँ। अगर r बहुत बड़ा है x से, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि r माइनस एक्स जो होगा, ठीक है, r माइनस एक्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, ठीक है। r में से x घटाएंगे तो क्या मिलेगा, r, बिकॉज r बहुत बड़ा है x से, सो x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू r, तो r में से उस छोटी सी क्वांटिटी को घटाने पर r ही मिलेगा। मान लेते हैं कि r जो है वो 10 मीटर है या 4 मीटर है, और x जो है वो x ले लेते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर या 10 मीटर में से 2 सेंटीमीटर घटाने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। सो इस r माइनस एक्स के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, r स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लिख लेते हैं इसको, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आ गया, सो ये जो इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में तो b आ जाएगा, सो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस l टू l, और ये वैल्यू कितनी है मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, ओके, म्यू नॉट n i बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस l टू l और dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू r, सो r माइनस एक्स को r ही लिख सकते हैं। सो ये r का स्क्वायर बन गया टू द पावर 3/2। तो हम देख सकते हैं कि इसमें तो कोई x का टर्म बचा ही नहीं, ठीक है। अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं तो आपको फिर x से मुक्ति मिल जाती है, x का कोई कनेक्शन ही नहीं रह जाता है फिर, यानी कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये म्यू नॉट n i अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहते हैं, आपको मालूम है कि 4 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, और जो मैग्नेट है वो 4 सेंटीमीटर का है, आपके लिए वो 2 सेंटीमीटर मायने रखता है। सो आप ऐसा नहीं करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, फिर आप एग्जैक्ट इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। लेकिन हम लोग अभी उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम जानते हैं कि उस फील्ड में बहुत अंतर नहीं आ जाएगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर आगे पीछे से कुछ अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी ये क्या मिलेगा, dx मिल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x मिलेगा फ्रॉम माइनस l टू l। तो ये जो है वो आपको 2l देने वाला है, ये जो क्वांटिटी है वो क्या बन जाएगा 2l, और 2l से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, म्यू नॉट n i l अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, इसके बाद चाहते हम लोग, तो एक और अप्रोक्सीमेशन मैं यहीं पर कर सकता था, मैंने वहाँ पे नहीं किया। एक चीज़ और ये था कि आपको पता है कि जो रेडियस है, ये जो हमारा बार मैग्नेट है, उसका ये रेडियस क्या था, a था, और लेंथ कितना था, 12 था, ठीक है। जब r जो है वो मच ग्रेटर देन l है, ठीक है, और l क्या है, a से बड़ा है, तो a को भी नेगलेक्ट करके हटाओ फिर, ठीक है। तो a को भी हम लोग यहाँ से हटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं, ठीक है। a को वहाँ से हम हटा सकते हैं, तो ये भी a वाला क्वांटिटी भी यहाँ से चला जाता है, तो ये r स्क्वायर का पावर 3/2 है, और ये क्या बन जाएगा, r क्यूब बन जाएगा। तो हमने देखा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड एट r इज गिवन बाय दिस, ठीक है, म्यू नॉट n i l, ठीक है, n i l
और एक क्वांटिटी ऊपर में ए स्क्वायर मैंने यहाँ पर मिस किया है। ओके, यहाँ पर एक ए स्क्वायर भी था, ठीक है, मैंने ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस करके लिखा था, तो यहाँ पर एक ए स्क्वायर बचा हुआ था। अब तो पीछे से स्टेप निकल गए, लेकिन यहाँ पर एक ए स्क्वायर था। मैंने जो फार्मूला लिखा था आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ऊपर में भी आर स्क्वायर लिखा गया था, ठीक है, तो वो वाला ए स्क्वायर जो था वो कहीं छूट गया, तो हमने दोबारा उसमें डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, सो ये ए स्क्वायर यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि ये क्या दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो, ठीक है, ए स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं एरिया, क्योंकि ये जो आपका जो लूप है, इसका जो साइड का जो एरिया है वो क्या पाई ए स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, पाई बाई पाई कर देता हूँ, ठीक है। तो पाई बाई पाई भी कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसमें म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू भी ला सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे 2 बचा हुआ है, मैंने 2 यहाँ पे छोड़ दिया।